बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब रावलपिंडी इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर है। इमरान खान ने आज कह दिया कि वो बहुत जल्द, या कल की उन्होंने बात की, कल परसों की, हफ्ते को वैसे तस्करा उन्होंने किया कि वो पिंडी पहुंचने के बारे में बताएंगे। और उन्होंने कहा एक बार फिर जब मैं कॉल दूंगा तो सब ने वहां पर पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन इसको फरलॉन्ग मार्च करार दे रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर खदशा जाहिर किया है कि उनकी जान को खतरा है, उन पर दोबारा हमला हो सकता है। और वो ये कहते हैं कि रास्ते से हटाने का उन्हें वाहिद तरीका यह है कि उन्हें खत्म करना है। अब फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू उन्होंने दिया। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां पर जो ताकत का इस्तेमाल है, हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो लॉन्ग मार्च किया, जो लोगों को निकालने का, मोबिलाइज करने का जो जरिया बना, वो केपीके है। और अब भी यही कहा जा रहा है कि केपीके से कई हजार या लाखों लोगों को वो यहां पर लाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वो यहां पर उन लोगों को ला सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी जान पर दोबारा से उसका खतरा जाहिर किया है, हुकूमत के पास ऐसे क्या प्लान्स हैं कि वो उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, ऐसा दोबारा हमला ना हो। और फिर साथ ही साथ एक और जो मामला चल रहा है, जो आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, कि सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक चाय की प्याली में जो एक तूफान खड़ा हुआ है तोशा खाने के तहाइफ के हवाले से, उनके बेचे जाने के हवाले से, उमर फारूक ज़हूर की जो बातें हैं, बहुत सारे सवालात के जवाब वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन तहाइफ को बेचा है तो कुछ सवालात ऐसे भी हैं जिनके जवाब वहां से भी नहीं आ रहे हैं। इन सारी बातों को आज अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप तशरीफ रखते हैं। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और मुझे ज्वाइन कर लेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कामरान मुर्तजा साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। आपकी जो पिटीशन थी, जो दरख्वास्त थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटा दिया है, गैर मौसर करार दे दी है। आपको आखिर खतरा क्या है, डर किस बात का है कि अगर ये पीटीआई का लॉन्ग मार्च यहां आ जाता है तो? मैंने तो किसी खतरे का इस तरह से इजहार नहीं किया था। मैंने तो रेगुलराइज करने का कहा था। और खतरा वैसे देख लीजिए ना, 2014 का माजी देख लीजिएगा, इस साल के 25 मई और 26 मई की शब का माजी देख लीजिएगा, तो खतरा तो बहरहाल मौजूद है। मगर वो कहते हैं कि ये एप्रीहेंशन है और गैर मौसर उन्होंने इस बात पे कर दी और उसको इसलिए उन्होंने निपटा दिया। कहते हैं कि जी चूंकि अब उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी है यहाँ आईसीटी में कोई जलसा करने के लिए, तो जब वो दरख्वास्त ही रिजेक्ट हो गई है और आप कहते हैं कि इस मामले को रेगुलराइज करें और आप एक मैकेनिज्म ड्रा करें, तो फिर वो आपकी पिटीशन जो है ना वो इस स्टेज पे नहीं बनती। लेकिन वो ऐसे कौन से खदशात थे कामरान साहब जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये दरख्वास्त दी? क्योंकि जो आज समाअत हुई उसके अंदर तो यही बात कही गई कि ये काम इंतजामिया का है और आप अदलिया को इस मामले में क्यों घसीटना चाहते हैं, अदलिया को क्यों उसमें इंटरवीन कराना चाहते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2 जो इसी साल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, उसमें हम सब के लिए जो ना एक तरीकाकार वज़ा किया गया था, इस मामले को रेगुलेट किया गया था। और ये रेगुलेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था। एक ये और इससे पहले की 2 जजमेंट हैं, और ये 2-3 जजमेंट्स में इस मामले को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया था और इस वही 184(3) के उसमें किया था। एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला केस था, एक इसमें जिसमें जेयूआई भी फरीक थी और दूसरी पार्टियां भी फरीक थी, और एक और। तो ये जब इस तरह से जब मामला रेगुलेट किया था, तो एक वकील के तौर पे मैं जो समझता था कि इसको रेगुलेट करना, इसको भी सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा ऐसा मिसहैप ना हो इधर वे, ना उस तरफ से नहीं, ना किस इस तरह तरफ के से, ना मिसहैप पब्लिक का को आपको नुकसान डर हो। है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या डर है, क्या खदशा है, क्या हो सकता है? हाँ, माजी है ना, माजी है इनका। पहले भी आप देख लीजिए ना, 2004 में एक कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट को वायलेट करके ये आ गए, और उसके बाद कई कई महीने तक जो है ना यहाँ पे बैठे रहे डी चौक में। हाँ। और ये शरह दस्तूर ऑलमोस्ट जो ना आप प्रैक्टिकली जो है 2014 गालिबन कहना चाह रहे थे? 2014, हाँ। 2014। फिर उसके बाद जो है ना, फिर इसके बाद जो है ना, फिर आप इसी साल में आ जाइएगा, 25-26 मई को आ जाइएगा, इन बिटवीन द नाइट
उसमें जो है ना 24 को शायद 25 की सुबह को जो है ना वो कमिटमेंट इन्होंने की और कहा कि जी नहीं आएंगे और वो फलां जो है ना उसमें ग्राउंड तक रहेंगे, और वो डायरेक्शन जो है ना, और फिर उसके बाद कहा गया कि कन्वे भी हो गई हैं, तो फिर वो मामला सब जुडिस भी है, मगर स्टिल उसके बावजूद जो है ना वो फिर इंटर हुए हैं और इसमें ब्लू एरिया में, और ब्लू एरिया में इंटर होने के बाद दरख्तों को आग लगाई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसमें। 2014 में भी जो है पीटीवी पे हमला था, पार्लियामान पे हमला था, इसी तरह से एक फर्द उस वक्त भी जो है ना वो जाँ बहक हुआ था। अब जो इमरान खान साहब वाला मामला था जो लेके निकले हैं, पंजाब में जो है ना एक मिसहैप हो चुका है, उनके बकौल या एक शख्स वैसे भी जो है ना वो मुअज़्ज़म नामी जो है ना वो फौत हुए हैं। तो जब ये सारा कुछ है तो क्यों इसको एक तरीकाकार वजह ना कर लिया जाए, और वो लेकिन तरीकाकार ज़िला जो है ना इंतजामिया हमारे है ना मामले में वजह किया कामरान गया मुर्तज़ा था साहब, एक। मैं आगे ज़रा चलूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी तो जिस जगह की है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगी, वो उस चीज़ को सिक्योरिटी और बाकी मामलात को देखेगी। और दूसरी तरफ ये कि महज इन खदशात की बुनियाद के ऊपर आप किसी को इससे हक से कैसे महरूम कर सकते हैं। दो ये JUI ने भी लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त उन्हें किसी ने नहीं रोका। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताइएगा, मेरी महज यही बात का खदशात हैं जो जवाब ले कामरान लेंगे इन मुर्तज़ा बातों का। साहब बयान फरमा रहे हैं, और यही वो डर है, या फिर खान साहब का वो मुतालबा कि वो चाहते हैं कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएं, यानी सियासी बुरहान, माशी बुरहान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और फिर साथ साथ जो है वो कहते हैं कि मुल्क को तबाही से बचाने का एक ही तरीका है। तो क्या ये जो खदशात, जो बातें आज कामरान साहब ने कही और जिस पर दरख्वास्त भी निपटा दी गई, असल मसला यही है या फिर हुकूमत को खौफ कुछ और है? देखिए, बहुत शुक्रिया फरीद साहब। मेरी जाती राय है, और बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, मैं कामरान साहब से अदब से एक बात पे इख्तलाफ करूंगा कि एहतजाज किसी भी जिंदा मुआशरे की पहचान है। एहतजाज वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, वो धरने की सूरत में हो, वो किसी तहरीक की सूरत में हो। एहतजाज के बगैर कोई जमहूरियत अपनी बका को कायम नहीं रख सकती है। हाँ, ये जरूर है कि एहतजाज में वायलेंस नहीं होना चाहिए, एहतजाज में ट्रेस पासिंग नहीं होनी चाहिए, एहतजाज में दूसरों की लिबर्टीज और फ्रीडम को मुतासर नहीं करना चाहिए, एहतजाज में फसाद और बलवा नहीं होना चाहिए। ये सब है क्राइम। ये एहतजाज के बगैर भी होगा तो गलत होगा। आज अगर मैं उठ के अपने साथ वाले पड़ोसी को खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ पहुंचा दूं तो ये जुर्म है। मैं अगर उसके घर के सामने दीवार बना दूं, ये जुर्म है। तो इसका यानी जो जराइम है वो जराइम है, उनका एहतजाज से ताल्लुक नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर कभी कोई जालिम और एक दरिंदा हुक्मरान आ जाए, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि आज से 30, 40, 50 साल के बाद इस मुल्क में हुस्नी मुबारक या अस्सीसी जैसा कोई हुक्मरान आ जाता है, क्या करेंगे फिर आप तो आज तय कर रहे हैं कि इस मुल्क में एहतजाज नहीं होगा। आए हम सब तय कर लेते हैं कि आइंदा से एहतजाज बंद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस चीज पे ये जो दबाव है, जो प्रेशर बिल्डअप, क्योंकि खान साहब ने तो एक बात वाजे कह दी है कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। वो उस कातलाना हमले के बाद भी जो है वो उसी तरीके से अज़म किए हुए हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि वाहिद तरीका तो ये है कि मुझे खत्म कर दे, मैं हट जाऊंगा। तो जो दबाव, जो प्रेशर है, यानी उस चीज को अव्वल तो वो कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उससे वो पीछे हट गए हैं, लेकिन जो दबाव है वो नए और जल्द इंतखाबात के हवाले से है। क्या ये डर खौफ है? देखिए, ये तो पहले दिन से उनका जो फेस ऑफ इट जो केस है वो तो इंतखाबात के बारे में है। हाँ, अंडर करंट्स में शायद उनकी ख्वाहिश हो कि उनके मुताबिक आर्मी चीफ लगे, शायद उनकी कोई और ख्वाहिश हो, लेकिन उन्होंने जो तहरीक शुरू की थी वो तो इस नाम से शुरू की थी कि इस हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, ये इंपोर्टेड है, फला फला, लिहाजा हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए। उसके बाद फिर इस हुकूमत के गवर्नेंस क्राइसिस, इसके इकोनॉमिक क्राइसिस, ये ऐसी सूरत हाल बन गई कि उसमें बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इस बहरान से अगर निकलना है तो आपको इंतखाबात चाहिए। चूंकि दुनिया की तारीख भरी पड़ी है ऐसी रिवायात से फरीद साहब के जहां पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होता है। राइट। मैं नज़ीर लगारी साहब से आपकी इसी बात को आगे लेके चलता हूं। नज़ीर लगारी साहब, आप यही समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस टर्निंग इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस और खान साहब का मुतालबा, आप समझते हैं कि वाकई खान साहब का जो मुतालबा है वो तमाम मसाइल का हल है, या फिर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे और उनको कोई इस चीज़ में खौफ या दबाव लेने की, उन्होंने इसको रद्द कर दिया कि किसी तरीके से भी दबाव में आए बगैर इंतखाबात का मुतालबा नहीं माना जाएगा? देखिए सर, दोस्तों, क्राइसिस का नाम जो है वो इमरान खान है। इस वक्त जो क्राइसिस है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उनका नाम है इमरान खान।
इमरान खान के पैदा करदा मसाइल हैं। असल बात यह है कि आइन को उन्होंने नहीं माना। आइन ने जो एक रास्ता दिखाया था कि किसी हुकूमत के खिलाफ तारीख अदम एतमाद आ सकती है, उनने इस बात को माना ही नहीं था, पहले दिन से लेकर अब तक नहीं माना है, और वो दूसरों पर इल्ज़ाम बाजी कर रहे हैं और मुसलसल एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम और ज्यादा बढ़े। लेकिन जल्द इंतखाबात का मुतालबा नज़ीर लगारी साहब क्या सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनता है अगर इंतखाबात का मुतालबा किया जाए तो? जी मैं आपका सवाल नहीं समझ सकता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या जो इंतखाबात का मुतालबा है वो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का मौजब बन सकता है? ये एक तो मेरे पास बहुत कम वक्त है, जो आपसे बात हुई थी उस हिसाब से नहीं हुआ प्रोग्राम, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन जब ये इनके खिलाफ तारीख अदम एतमाद आई उससे लेकर अब तक कितना वक्त गुजर चुका है। अप्रैल से लेकर अब तक एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है और उन्होंने मुल्क को रोका हुआ है कि जनाब इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन नहीं हुए। अब मजीद 8 माह गुजरेंगे, इलेक्शन नहीं होंगे और ये मुल्क तो इसी तरह से रहेगा, इसी हालत में रहेगा और तरक्की माकूस रहेगा। हुकूमत बदहवासियाँ कर रही है, हुकूमत बहुत गलत कारियाँ कर रही है और हुकूमत अपने अहदाफ गलत कर रही है, उसकी बुखलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है और मामलात को हल करने की बजाय वो इसी गंभीर मसले में फंसी हुई है कि अब यहाँ से कैसे निकले। इमरान खान ने अपना प्रेशर रखा हुआ है, प्रेशर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, प्रेशर पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है, प्रेशर उनके ज़ाती इक़्तिदार की ख्वाहिश के तड़प के और अपनी जो इक़्तिदार हासिल करने की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक है। पाकिस्तान का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये आ जाए, ये पिछले जो 3.5 साल रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए तारीखी अजाब के तौर पर रहे हैं और इनने मुल्क पर अजाब मुसलत किए रखा है और कोई एक दिन भी नहीं था जिसमें अवाम ने इत्मीनान का सांस लिया हो। उन अवाम के लिए अगर और मुसीबत के दिन लाने हैं तो ये आ जाएंगे और अवाम की मुसीबतें और मुश्किलात ना ये हुकूमत हल कर रही है ना इमरान खान साहब हल करेंगे। आप करा लें इलेक्शन नतीजा भी देख लें, इलेक्शन नतीजे में इमरान खान साहब आ जाएंगे। मैं फिर आपको वाज़े कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड में रख लीजिएगा कि इमरान खान के आने के बाद 2-3 चीज़ों का शदीद नुकसान होगा। पहले पाकिस्तान का आइन जो है उसको शदीद किस्म के नुकसानात लायक होंगे और ये आइन को कभी भी खातर में लाए और अब आइन की जो है पूरी नाक कान सब कुछ मरोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात, वफाक जो मौजूदा वफाक है इसको बरकरार नहीं रहने दिया जाएगा। पाकिस्तान के वफाक के यूनिटों को उनकी हैसियत तब्दील कर दी जाएगी, ये इनकी ख्वाहिश है और इनकी जो पीछे दीवार है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि जनाब पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के वफाक को मौजूदा हालत में न रहने दिया जाए। अगर ये चीज़ें इनके हाथ से हो जाती हैं तो फिर आप आगे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर आपकी किस्मत में हो तो पाकिस्तान की हिफाजत हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। और ये खुद कह चुके हैं फैसलाबाद के जलसे में कि नहीं, हम मौजूदा सूबों का निज़ाम नहीं रहने देंगे, हम जो है वो डिवीजनों को सूबे बनाएंगे। कहाँ जाएगा पाकिस्तान? आपको पता है पाकिस्तान के हक में किसने किया? सिंध ने करारदाद पास की थी। सिंध एक अलग यूनिट था, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसके बावजूद पंजाब ने वोट किया था। बलूचिस्तान में शाहिद जरगे ने वोट किया था, खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम हुआ था और 4 एंटिटीज ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आप कहेंगे ये एंटिटीज हम मिसमार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम नहीं जानते, हम जो है वो और छोटे छोटे वो बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई कौम, जेन्युइन कौम पाकिस्तान के अंदर सूबे का मुतालबा कर रही है तो आप उसको मानेंगे, वरना ये नहीं हो सकता है कि आप डिवीजनों को सूबा बनाते बने। इनके अज़ाइम बहुत खतरनाक। ठीक, यानी आपने इन अज़ाइम को आपने कहा कि खतरनाक है और इसका मतलब मजीद पॉलिटिकल टर्मोइल और इनस्टेबिलिटी की तरफ आप इशारा करें। नज़ीर लगारी साहब, एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाते हैं, इसी चीज के ऊपर आगे बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद आएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले नज़ीर लगारी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार या फिर इंतखाब के मुतालबा कर रही है वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए है और ये इक़्तिदार में अगर आ जाते हैं तो फिर खुदा न खास्ता डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान की बात होगी। अमीर अब्बास साहब, मैं आपसे राय लेना चाहूंगा इससे पहले कि मैं कामरान साहब के पास जाऊं। नज़ीर लगारी साहब ने जिन खदशात का इजहार किया वो तो बहुत ही संजीदा नौयत के खदशात हैं। मैं लगारी साहब की इस बात से 100 नहीं 110% इत्तेफाक करता हूं, इतने हिस्से से कि इमरान खान दोबारा भी अगर पावर में आए तो वो कोई बेस्ट परफॉर्मिंग हुक्मरान साबित नहीं होंगे।
ठीक है। हमारा काम है परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, जैसे लगारी साहब ने किया। मैं आप चले, कामरान साहब तो खुद सियासत और पार्लियामेंट का हिस्सा है, लगारी साहब, हमारा काम है परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करके लोगों के सामने रखना, उस पर तनकीद करना, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोपिक नजर से देखना। ना इमरान खान साहब पहले अच्छे हुक्मरान साबित हुए थे, ना वो आइंदा अच्छे हुक्मरान साबित होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये सबमिशन है कि इसका फैसला अगर हमने करना है कि क्योंकि फुला अच्छा हुक्मरान नहीं लिहाजा इसको आने ही ना दिए जाए, तो फिर जमहूरियत की तो बात ना रही ना, फिर डेमोक्रेसी का तो कोई तस्वर नहीं है। सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दुनिया के चंद बदतरीन कारकर्दगियों में से एक है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन उसको लोग मुंतखब करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही कह सकता हूं ना कि भाई अच्छी है, ये बुरी है, मैं रास्ता तो नहीं रोक सकता काली बिल्ली लेकिन की तरह। खदशात का इजहार तो करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर जिन खदशात या जिस तरफ नजीर लगारी साहब इशारा कर रहे हैं, अगर वो आगाही दे रहे हैं, अगर वो समझते हैं, तो वो तो ये बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बात वो कर रहे हैं, क्या वाकई आपको भी यही नजर आता है? मैंने कहा कि मैं उनके खदशात से 100 नहीं 110% इत्तेफाक करता हूं। मैं तो उनसे बढ़ के उनके खदशात की तायद कर रहा हूं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस खदशे की बुनियाद पर मैं, आप या चंद अफराद किसी का रास्ता रोक नहीं सकते। ये पीपल्स, अब हमने ये तजर्बे बहुत से किए। कभी सहाफती इदारों ने सियासतदानों को नाकाम किया, कभी एस्टैब्लिशमेंट ने नाकाम किया, कभी माफिया। क्या इसी तरह से हमने सियासतदानों को नाकाम करते रहना? ये हल नहीं है फरीद। जब इमरान खान अपने बोर्ड, मैंने खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूं, मैंने लोगों को झोलियां उठा के इमरान खान को बद्दुआएं देते देखा है फरवरी 2022 में, झोलियां उठाकर, जब वो अपने बोझ तले खुद गिर रहा था। क्यों गैर फितरी तरीके से आपने उसको निकाल के फिर कौम के सामने हीरो कर दिया? हाथ में ना ले, तशद्दुद ना हो उसके अंदर, लेकिन ये सारी चीजें आपने ये भी कहा कि गैर आईनी नहीं है। हर शख्स ये वाली बात मान रहा है। नजीर लगारी साहब, अगर इंतखाबात चले, ठीक है, आपने जिन खदशात का और जिन चीजों का इजहार किया, अगर हो जाता है, अमीर अब्बास साहब जो कहते हैं, लोगों को डिसाइड कर लेने दें, लोग किसको पसंद करते हैं, लोग किसको वोट देना चाहते हैं, लोग किसको चाहते हैं कि मसंद इख्तिदार पे अगर उनकी चॉइस का कोई शख्स आ जाए, तो अवाम की ख्वाहिशात को रोका कैसे जा सकता है? अगर अवाम की यह ख्वाहिश है कि इमरान खान को होना चाहिए, तो फिर मैं और आप तो नहीं रोक सकते। पहली बात यह है कि अब आप वहां से चलते ना, 2013 के इलेक्शन हुए, 2014 में इन्होंने कहा कि जी हुकूमत को बदलना है, तो वो किस मुद्दत के लिए चाहते थे? क्या 5 साल के इंतखाबात नहीं हुए थे? वो बैठ कर वो नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा कि जी वो 4 खुलवाएं, उन्होंने 4 से ज़्यादा खुलवा दिए। उन्होंने कहा 35-25 लंगे हैं, आप जाकर वहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ते। तो सूरत हाल ये है कि अगर आप इल्ज़ामात करके अगर अपोजिशन में होते हुए हुकूमत को नहीं चलने देंगे और हुकूमत में होते हुए अपोजिशन को नहीं चलने देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप जमहूरी नहीं हैं। कम अज़ कम एक बात तो इस्टेब्लिश होती है कि आपका तर्ज़ अमल गैर जमहूरी है। इलेक्शन बाकायदा एक 5 साल की मुद्दत के लिए हुए, आप इसको कट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगले साल दोबारा हो इलेक्शन, तो फिर बाकी 4 साल के लिए हों। फिर आप अगर चाहते हैं कि 2 साल के बाद आप मुतालबा करते हैं, तो बाकी 3 साल के लिए होना चाहिए। अगर आप कर रहे थे इस साल अप्रैल में दोबारा इलेक्शन कराएं, तो फिर बाकी जो मुद्दत बची थी उसके लिए, अगर आज इलेक्शन करवाते हैं तो फिर 2023 के लिए करवाएं, बाकी 6 महीने के लिए करवाएं। इसकी मुद्दत 5 साल है असम्बली की, इसकी मुद्दत आप पूरी करने दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इसी असम्बली को नए तरह से इलेक्शन करें और उसी मुद्दत के लिए करें। ये नहीं है कि आप आपकी फरमाइश हो जाए, ये मेरी फरमाइश है कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, मेरी फरमाइश है दोबारा, नहीं तो मैं सड़कों पर आ रहा हूं, नहीं तो मैं इस्लामाबाद का घेराव कर रहा हूं, नहीं तो मैं रावलपिंडी में जा रहा हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने दूंगा, नहीं तो मैं यहां बैठ जाता हूं, नहीं तो मैं वहां बैठ जाता हूं। ये अगर इस तरह से करना है, मुल्क को इस तरह से लेकर चलना है, तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है, इसी तरह करें, ना करवाएं, आप प्रोसेस लेकर बैठ जाएं। आप अगर हूं साथ इलेक्शन में, जो आईनी प्रोसेस है उस पर अमल ना करें। आइन कहता है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इंतखाब है अपोजिशन लीडर की मर्जी से करें। आप उसका इंतखाब खुद कर लें, अपनी मर्जी के आदमी को कर लें, फिर उसको गालियां देना शुरू कर दें। आपको आइन कहता है कि चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए अपोजिशन से बात करें, आप बात करने को तैयार नहीं है। आइन कहता है कि आर्मी चीफ का जो सिलेक्शन है तो वज़ीर आज़म करें, नहीं मुझे मुशावरत में शामिल करें। नहीं, ये कौन सा तरीका है? मतलब है आपको आईनी रास्ता अख्तियार करें ना, जो आइन ने आपको दिया है उसी रास्ते को चलें। आइन ने आपको 5 साल के लिए मुद्दत की, इंतजार कर लें आप। ठीक, आप 1 साल होमवर्क करते, अगर 1 साल होमवर्क करके क्या आप करें? आप तो ने एक लगाया हुआ है एक रास्ता ऐसा कि जिसके ऊपर ना आगे चलने देंगे ना चलेंगे, ना बढ़ने देंगे ना बढ़ेंगे।
हम इसी जगह पर रखेंगे, कौम को, मुल्क को, लोगों तो इस को, डेडलॉक सबको एक इस जगह पर डेडलॉक घुसा के कर लिए रखेंगे। नजीर लगारी साहब, अगर ये बन गया है तो आप समझते ये है कि ये इसी तरीके से बरकरार रहे, अपोजिशन अपना दबाव बरकरार रखे, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो जो है वो इस दबाव और इस चीज को रिफ्यूट करने में लगी रहे, और मुल्क की माशी सूरत हाल, मुल्क की जो डेवलपमेंट, वो तमाम स्टैंड स्टिल रहे। यानी कि वही वाली बात है कि आगे तो कोई भी नहीं बढ़ रहा। अगर एक तरफ इमरान खान साहब दबाव बढ़ा के रखे हुए, तो हुकूमत की भी तमाम तर तवानाइयां जो है वो इसी मामले के ऊपर इंगेज हैं, तो फिर ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा, ये सवाल होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ तोशा खाने वाले मामले के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे जवाब तलब हैं कि वो जवाबात अगर मिल जाए तो ये तूफान जो खड़ा हुआ है, ये तूफान जो है वो थम सकता है, चीजें क्लियर हो सकती हैं। उन सवालात को आगे हम उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और जहां ये लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ साथ साथ तोशा खाना वाला मामला भी चल रहा है, और बहुत सारे, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि दोनों तरफ से, उमर फारूक ज़हूर की तरफ से भी जवाब तलब है, और खासतौर पे पीटीआई की तरफ से भी, कि वो उसका जवाब अगर दे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इस सारे मामले के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अगर घड़ियां यहां बेची गई तो फिर ये दुबई कैसे चली गई, किस तरह से गई। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं एक चीज, कि 29 जून 2022 को कासिम अब्बासी की जंग और द न्यूज के अंदर जो छपने वाली खबर है, जिसका लूप आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें यह बताया गया कि तहाइफ में मिलने वाली घड़ियों को इस्लामाबाद के मकामी जो डीलर्स हैं उनको फरोख्त किया गया, और यहां पे ये तहाइफ फरोख्त हुए। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक और चीज आपको सुनाते हैं। ओन चौधरी का सलीम साफी के प्रोग्राम जिरगा में यह दावा हुआ कि घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई। सबसे पहले आपको ये, अब इसके बाद जो हमने आपको लूप दिखाया, अब ओन चौधरी का जो क्लिप है ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओन चौधरी कह रहे हैं नाम को बुलाया, बनी गाला से इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में बेची हैं, रसीदें वगैरह सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज, कादिर मदोखेल की एक सोशल मीडिया पर बयान है जो बहुत ज्यादा चला, और चीज के ऊपर उन्होंने कहा जी घड़ी मोहम्मद बिन सलमान ने वापस खरीद ली और नाराजगी का इजहार भी किया, और जिसके बायस वो ऐसी इजलास में भी नहीं है। यानी कि बताया गया कि उसके आखिरी खरीदार मोहम्मद बिन सलमान थे जिन्होंने तोहफे में घड़ी दी। इस बयान को भी देखिए। ये वो तमाम चीजें जो ये बता रही हैं कि ये घड़ी को यहां पर भेजा गया, लेकिन उसके साथ जो खरीदार सामने आया है वो दुबई से उमर फारूक ज़हूर, जो ये दावा करते हैं कि फराह ने उनसे उनको ये बेची। बैरिस्टर शहजाद जो मिर्जा शहजाद अकबर हैं, उन्होंने उनसे राब्ता किया, वहां पे उन्होंने खरीदा, ट्रांजैक्शन बाहर हुई, वो पैसा पाकिस्तान आया। ये वो चीजें हैं जो कि उस दावे को या उस प्रूफ को, क्योंकि अगर उमर फारूक ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खरीदी है तो फिर उसके क्या सबूत उनके पास है। शाहजेब खानजादा का सवाल था, लेकिन उमर फारूक ज़हूर का इस मामले के ऊपर गैर तसल्ली बख्श जवाब आया। यह आपने देखा कि जिस तरीके से कि एक सवाल है, और उस सवाल के अगेंस्ट में अगर यह पूछा जा रहा है कि यानी इसका क्या कोई प्रूफ है, तो उन्होंने कहा ये घड़ी या ये तोहफा मेरे पास अगर है तो इससे बढ़ के और क्या प्रूफ होगा। इसी पर बात हम करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसान खावर साहब मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया आपका हसान साहब। और साथ ही साथ अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और नज़ीर लगारी साहब भी। हसान साहब, ये कुछ सवालात हैं, कुछ चीजें हैं कि अगर एक सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अगर इन तमाम चीजों को, इन तहाइफ को यहीं पर इस्लामाबाद में अगर ये बेचे गए हैं, तो ये उमर फारूक ज़हूर साहब के पास ये सारी चीजें दुबई कैसे चली गई? देखें, बड़ी इसकी सादा सी तौजी है, और वो तौजी बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि ये उमर फारूक नामी शख्स जो है एक झूठा शख्स है और झूठ बोल रहा है। अब हम पूरा मीडिया और तमाम चैनल इस केस को सॉल्व करने लग गए। एक बंदे ने झूठ बोला है और उसके पीछे लग गए, और इसके अंदर उस जो शख्स ये बात कर रहा है उसके ऊपर उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख लें, जो उस मामले की हकीकत है उसको देख लें, जिस तरह एक चैनल ने उसको मतलब ऑन एयर की और जो प्रोपेगेंडा का पार्ट बना उसको देख लें। इट्स रिटन ऑन द वॉल, तो बड़ी क्लियर बात है। इसके अंदर तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। घड़ी जो है उसके बेचने के बारे में तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो इस्लामाबाद में ही सेल आउट हुई। 70 लाख की वो, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, 5 करोड़ 70 लाख की बेची गई। उसके बाद अपने जो नाम या वो रसीदें, मैंने अभी एक क्लिप चलाया, एक क्लिप दिखाया जिसमें सलीम साफी के प्रोग्राम में ओन चौधरी ने कहा जनाब कि कोई इनाम साहब का वो तस्करा कर रहे हैं कि जी बनी गाला से उनको बुलाए, उनसे पूछें यही इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल के अंदर वो बेची गई हैं।
तो वो रसीदें ही दिखा दे, आप ला दे, यानी रिफ्यूट कर दे। उमर फारूक अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो रसीदें अगर दिखा देंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हसन साहब ओहो, देखें हम तो खुद कह रहे हैं बेची है, इस्लामाबाद में बेची है, वो केस है, वहां पे सारा कुछ प्रेजेंट किया है। वो रसीद भी आएंगे तो ये कहेंगे जी रसीद ये फेक है। वो तो पूरा केस चल रहा है, वो पूरा मामला अदालत ने देखना है। जो बंदा कहता है, ये तो जरा सवाल पूछना, जो बंदा कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन कैश दे दिया, उसने कोई रसीद नहीं ली। $2 मिलियन कितने पैसे बनते हैं? 40-50 करोड़ रुपया बनता है। उसने 50 करोड़ रुपया आपके ज़हन मानता है कि कैश उठा के दे दिया और कोई रसीद नहीं ली। घड़ी की जो वैल्यूएशन है वो ओरिजिनल कंपनी से नहीं कराई। साहब फवाद चौधरी साहब की जो मैसेजेस हैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैं उमर फारूक के साथ, वो भी सबके सामने आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सामने आ रहे हैं? आपकी आवाज काट गई। मैं कह रहा हूं फवाद चौधरी साहब के स्क्रीनशॉट्स है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है उमर फारूक के साथ, वो भी सामने है, तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने वो स्क्रीनशॉट क्या है? ओहो, देखें वो कोई शख्स तो है ना, कोई भूत तो नहीं है, कोई बंदा उससे बातचीत भी कर ही सकता है। मुझे नहीं पता स्क्रीनशॉट उनकी वेरासिटी क्या है। बात तो इस मामले की हो रही है ना, जो ये बात सारी कर रहा है, और इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। 3 भाई इसके जेल में बंद है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ये मतलूब है। केस इसके खिलाफ हमने किया हुआ था, इसका नाम हुकूमत के कहने पे इंटरपोल की लिस्ट से निकाला गया है। वो बड़ी क्लियर बात है। घड़ी की कीमत वो गलत बता रहे ना, घड़ियां इतनी महंगी हैं। वो कह रहे जी मैंने कैश दिया है, कोई उस बात की हकीकत नहीं है। ये लोग और पहले मतजाद क्लेम करते रहे कि जिस तरह आपने कहा जी फलाने ने घड़ी ले ली, ये ले ली। ये सारी, मैं आपको बताऊं, बिगर पिक्चर देखें। बिगर पिक्चर ये है, वो खुद सोचें। एक शख्स 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है, आपको उसके खिलाफ केस ये मिला है, और केस क्या है? ठीक है, एक मिनट सोचें, केस क्या है? केस चले, है क्या? यानी आप समझते हैं कि इस केस में दम नहीं है और ये कोई ऐसा केस नहीं है, यानी मोस्ट प्रॉब्ली आप कह रहे हैं कि एक बार सुन ले। केस ये है कि उस शख्स को एक तोहफा मिला, कानून के मुताबिक उसने तोहफा बेचा, वो पैसे क्लेम किए, ये आपको मिला है 3.5 साल वाले वज़ीर आज़म के खिलाफ केस। पूरे करप्शन के केसेस छोड़ के पाकिस्तान आज जहां खड़ा है वो तोहफे की वजह। ठीक है, मैं नज़ीर लगारी साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। मुझे बताइएगा कि इस चीज के ऊपर कि अगर जब सवाल पूछा जाता है उमर फारूक साहब से और उनको कहा जाता है कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो वो कहते ये हैं कि ये तोहफा जो मेरे पास है, क्या ये प्रूफ होना काफी नहीं है? इतना हाई प्रोफाइल अगर मामला है तो सिर्फ तोहफा दिखा देने पे क्या ये मान लिया जाए कि वाकई वही खरीदार है और जिन लोगों का नाम वो ले रहे हैं उन्हीं लोगों के जरिए ये तोहफा खरीदा गया उमर फारूक साहब की जानिब से? देखें, ये तो या तो वो कहें जिन्होंने तोहफा दिया कि हाँ ये वही तोहफा है, और या जिन्होंने लिया वो कहें कि नहीं ये वो तोहफा नहीं है। ना उनकी तरफ से कोई बात आई, ना इनकी तरफ से बात आई है। हमने 2 चीज़ें सुनी हो, एक तो ये कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने खुद ही वापस ले लिया जो अभी आप बता रहे थे, और दूसरी बात ये उमर फारूक के सामने आई है। उमर फारूक सबूत के तौर पर वो एक पेन है जिसमें पता नहीं कितने हीरे जड़े हुए हैं, और इसी तरह से वो कफलिंग्स हैं, और इसी तरह से वो हम देख रहे हैं, और 2 दिन से वो कहानी भी सुन रहे हैं, और इतने ठोस अंदाज में पेश की जा रही जैसे इस पर बड़ा होमवर्क किया गया है। ये भी हमारे सामने है, और जिस तरह से इनका पसपाई करता हुआ और पीछे की तरफ हटता हुआ और सिर्फ इल्जामात, उन्होंने जो पूरी वो ट्रेल दिखाई है गुफ्तगू की, जो फवाद चौधरी और उमर फारूक के दरमियान वो उनकी जो व्हाट्सएप की सारे लिंक्स और सारी चीज़ें दिखाई हैं, उसके बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो फराड है या धोखेबाज है, जो भी है होगा, वो कह रहे हैं कि उसके भाई बंद होंगे, वो बहुत गलत आदमी कह रहा है, वो तवश्या होगा, हमें नहीं मालूम है, हम तो पहली दफा उसका नाम सुन रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी की पूरी एक गुफ्तगू है, और उसके ऊपर व्हाट्सएप पे ऊपर पूरी एक हिस्ट्री बयान की गई है, और एक जुमला बताया गया है। क्या उस जुमले के बारे में वो क्या कहेंगे कि ये गुफ्तगू नहीं हुई? राइट, चले मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ आता हूं सर, बिकॉज वक्त कम है। और अमीर अब्बास साहब, मुझे इस पे कंक्लूड कर दीजिए। फराह गुजर साहबा के हस्बैंड ने कहा कि वो कभी मिली ही नहीं है। इस सारे मामले में कैसे मामला ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? या हसन साहब जो कह रहे हैं कि केस कोई और ना मिला तो उनके खिलाफ ये घड़ी और तोशेखाने का ही केस बना दिया गया। देखिए फरीद, इमरान खान एक बहुत बड़े सियासतदान है, एक बहुत बड़े लीडर है। उन्होंने 26 साल लोगों को एक ख्वाब और एक बड़ी तिलिस्माती दुनिया में घेर के रखा। उसूली तौर पे तो उनको इस किस्म का काम करना ही नहीं चाहिए था। उनको अपनी इतनी बड़ी सियासी तहरीक, अपने इतने बड़े सियासी कद को ये चंद घड़ियों वड़ियों में, काफ्लिक्स में तोलना ही नहीं चाहिए था।
उनको आते साथ इस कानून को खत्म करना चाहिए था। मैं इस कानून को लानत समझता हूं जमहूरियत के नाम पर। यह तफरीक पर मबनी एक कानून है, ये मुसावात पर मबनी कानून नहीं है, ये शरीयत के बरखिलाफ कानून है। ये आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं ना इसको, यानी एक तोहफा बाहर से आता है, वो चंद लोग 22 करोड़ लोग हैं, वो 22 मुझे लोगों अमीर को अब्बास साहब कंक्लूड कर दीजिए, सिर्फ मैं जानना चाहता हूं इसमें उमर फारूक साहब सच बोल रहे हैं या यहां पे खान साहब की तरफ से जो बात की जा रही है वो ठीक है, कौन सच्चा है इसके अंदर? देखिए ये कहना तो बहरहाल एक तहकीकात है, क्योंकि जैसे फरा और उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने सफर किया ही नहीं है। हाँ। अहमद नुरानी एक बड़े मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ठीक। है, उन्होंने कुछ देर पहले फरा गोगी की सारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री शो कर दी है। वो कह रहे हैं कि वो 2017 से शायद 2021 तक कभी पाकिस्तान से बाहर गई नहीं है ठीक है। सिवाय अमेरिका। तो बड़ा मुश्किल है ये फैसला सुना देना कि वो ठीक है ये ठीक है। बहरहाल इमरान खान ने जो ये कहा है कि मैं इसको चैलेंज करूंगा, डेफेमेशन सूट फाइल करूंगा 3 मुल्कों के अंदर, ठीक। उनको करना चाहिए अगर उनको हक ठीक है, बनाने चले, का। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। हसान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नजीर लगारी साहब थैंक यू सो मच। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।